देखिए फ्रेंड्स, औद्योगिक विकास का अनूठापन का कौन सा टाइम था जब औद्योगिक विकास भारत में बहुत अच्छे से फला फूला। चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे भारत में औद्योगिक उत्पादन का वर्चस्व रखने वाले यूरोपीय प्रबंधकीय एजेंसियों की कुछ खास तरह के उत्पाद पर दिलचस्पी थी। यहाँ पे ज़्यादातर वर्चस्व किसका था डियर फ्रेंड्स? तो वो था यूरोपीय प्रबंधकीय एजेंसियों का। यूरोप और इंग्लैंड, है ना, यूरोप का वर्चस्व ज़्यादा था। तो डियर फ्रेंड्स, वो अपने कुछ खास तरह के उत्पाद बनाते थे। वो इस प्रकार का उत्पादन नहीं करते थे फैक्ट्रियों में जो कि भारत में बिकता था, बल्कि वो कुछ खास तरह के, जैसे कि जिससे उनको पैसा ज़्यादा मिले और लागत कम लगे, है ना, वो इस प्रकार के उत्पादन करवाते थे। और पर बाकी यहाँ की अर्थव्यवस्था बिगड़े, यहाँ की प्रदूषण फैले, यहाँ पर लगे लोगों को प्रॉब्लम हो, काम पर लगे लोगों को, मजदूरों को प्रॉब्लम हो, उससे इनसे कोई लेना देना नहीं था। ये व्यवस्था थी। तो देखिए, अलग खास तरह की दिलचस्पी थी। उन्होंने औपनिवेशिक सरकार से सस्ती कीमत पर जमीन लेकर के चाय कॉफ़ी के बागान लगाए। जैसे उन्होंने क्या किया, जो सस्ती कीमत पर उन्होंने ज़मीन लिया औपनिवेशिक सरकार से, और फिर क्या किया, चाय और कॉफ़ी के बाग लगाए। अब चाय में जो काम करता है, कॉफ़ी में डियर फ्रेंड्स, तो उनको प्रॉब्लम होने लगती है, ठीक है ना। खनन, नील, जूट व्यवसाय कर पैसे निवेश किए। उन्होंने क्या क्या किया, चाय और कॉफ़ी पर पैसे लगाए, खनन का काम करवाया, मतलब कि पत्थर वत्थर खोदने वाला, और नील और जूट का व्यवसाय पर ज़्यादा जोर दिया। इसमें से ज़्यादातर डियर फ्रेंड्स ऐसे उत्पाद थे जिनकी भारत पर बिक्री के लिए बिल्कुल भी नहीं बनाए गए थे, बल्कि मुख्य निर्यात की आवश्यकता के लिए बनाए गए थे। मतलब जैसे नील की खेती उन्होंने करवाई, चाय की खेती करवाई डियर फ्रेंड्स, बागान लगाए। तो ये चाय और नील ऐसे उत्पाद थे डियर फ्रेंड्स जो कि भारत के लिए ज़रूरत नहीं थे, क्योंकि यहाँ भारत में कोई चाय पीना जानता ही नहीं था, नील का यूज करना जानता ही नहीं था। तो डियर फ्रेंड्स, वो किस लिए लगा रहे थे? तो वो लगा रहे थे किसके लिए? बिक्री के लिए लगा रहे थे, निर्यात के लिए लगा रहे थे, और अपने देश में नहीं, यहाँ पे काम करवा रहे हैं, यहाँ के लोगों को प्रॉब्लम हो, लेकिन वो अपने ब्रिटेन के लिए और अन्य देशों के लिए बेचने के लिए लगाते थे, क्योंकि इनका एक ही मकसद था, पैसा कमाना भारत से, ठीक है ना। 19वीं सदी, चलते हैं आगे। देखिए, जैसे ही 19वीं सदी के आखिर में जब भारतीय व्यवसायी उद्योग लगाने लगे, तो उन्होंने भारतीय बाजार में मैनचेस्टर की बनी चीज़ों से प्रतिस्पर्धा नहीं की। जैसे ही 19वीं सदी की लास्ट में टाइम आता है डियर फ्रेंड्स, उस समय भारत के भी व्यापारी कुछ थे जो कि वो भी उद्योग धंधों पर अपना ध्यान देने लगे और लगाने लगे, लेकिन उन्होंने मैनचेस्टर से बनी हुई चीज़ों की स्पर्धा नहीं की। भारत से आने वाले ब्रिटिश मालों में धागा बहुत अच्छा नहीं था। तो डियर फ्रेंड, जो भारत आने वाला ब्रिटिश का माल क्या, जैसे धागा वगैरह आता था, तो वहाँ का धागा अच्छा नहीं होता था, ठीक है ना। इसलिए भारत में की शुरुआती सूती मिलों में कपड़े की बजाय मोटे सूती धागों को बनाया जाता था। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होता था कि मैनचेस्टर से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए भारतीय उद्योग, क्योंकि डियर फ्रेंड्स, भारत में जो ब्रिटिश से माल आता था, क्या आता था, धागा वगैरह आता था कि कपड़ा बनाने के लिए, तो जो माल था वो सही नहीं था, मतलब मोटा था। तो पहले उस धागे से कपड़ा नहीं बन, जो पहले की सूती मिल देखें हम, तो वहाँ पे सूती मिल कपड़ा नहीं बनाया जाता था, बल्कि धागा को पुनः रिपेयर किया जाता था, धागा को बनाया जाता था। यहाँ की मिलों को जो धागा आया है वो अच्छा नहीं है, इसलिए फिर से उसी धागे को सही किया जाता था। आया समझ में? जब डियर फ्रेंड, जब धागे का आयात बनाए जाते थे, जब धागे का आयात किया जाता था, तो वह हमेशा बेहतर किस्म का होता था। जो धागा बनता है डियर फ्रेंड्स, तो वो हमेशा जो मिलों में बना है, आगे ब्रिटेन से आया तो वो सही नहीं था, फिर मिलों में बनाया तो वो बेहतर किस्म का हो जाता था। भारतीय कटाई मिलों में बनने वाले धागे का भारत के हथकरघा
बुनकर इस्तेमाल करते थे। जो भारत की कटाई की मिल है डियर फ्रेंड्स, बनने वाला धागा भारत के हाथ से चलाने वाले जो बुनकर थे, कटाई मिलों पर इनका इस्तेमाल किया जाता था और ये चीन को निर्यात कर दिए जाते थे ये धागे। ठीक है ना। देखिए 20वीं सदी के पहले की बात करते हैं। अभी तो हमने 19वीं सदी की बात की कि जैसे ही वहाँ उस टाइम पे धागा आता था तो उनको वह धागा अच्छा नहीं होता था, तो उनको पुनः मिलों में धागा बनाया जाता था और फिर वो धागा कहाँ बेच दिया जाता था? चीन में बेच दिया जाता था। अब टाइम आता है किसका? 20वीं शताब्दी का। तो देखिए 20वीं सदी के पहले तक भारत में औद्योगिकीकरण का ढर्रा कई बदलाव की चपेट में आ चुका था। डियर फ्रेंड्स, औद्योगिकीकरण में कई बदलाव आ चुके थे 20वीं शताब्दी में। चलिए उस बदलाव को देखते हैं अपन। देखिए स्वदेशी आंदोलन की गति मिलने से राष्ट्रवादियों ने लोगों को विदेशी कपड़ा के बहिष्कार के लिए प्रेरित किया था। देखिए डियर फ्रेंड्स, ये 20वीं सदी मतलब आप देखेंगे, हाँ 20वीं शताब्दी में 1900 के बाद आती है 20वीं शताब्दी। तो 20वीं शताब्दी में डियर फ्रेंड्स बहुत सारे वो हुए, जैसे कि आप देख सकते हैं स्वदेशी आंदोलन गांधी जी ने चलाया था, बहिष्कार आंदोलन की सभी जो दूसरे राष्ट्रों से कपड़े आ रहे हैं, चीज़ें आ रही हैं, उनको हम नहीं खरीदेंगे। और बहुत लोगों ने तो होली भी जला दी थी, ठीक है ना, इस टाइम पे। तो राष्ट्रवादियों ने लोगों को विदेशी कपड़ा पर बहिष्कार किया कि हम अपने ही देश का कपड़ा पहनेंगे, क्योंकि डियर फ्रेंड्स ये लोग हमको ही चौपट किए जा रहे थे। कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? वहाँ से आने वाली चीज़ों के लिए वहाँ तो बेचना नहीं है, शुल्क लगा देते थे यहाँ से गई चीज़ों को, और ऊपर से हमारे यहाँ से माल ले जाना और हमारे ही देश में वो करना। और डियर फ्रेंड्स, यहाँ के बुनकरों वहाँ की स्थिति ज़्यादा खराब हो चुकी थी, वो लोग कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। ये लोग कुल मिला के नौकर मजदूर बनाना चाहते थे पूरे भारत को, ठीक है ना, यही हालत कर दी थी इन्होंने। तो डियर फ्रेंड्स, इसीलिए बहिष्कार नामक आंदोलन चलाया गया कि वहाँ की कोई भी चीज़ हम नहीं खरीदेंगे, ना ही यूज करेंगे। और औद्योगिक समूह अपने सामूहिक हितों की रक्षा के लिए संगठित हो चुके थे। जो उद्योगों के जो समूह थे डियर फ्रेंड्स, वो अपने हितों की रक्षा के लिए वो इकट्ठे हो चुके थे वो लोग भी, क्योंकि राष्ट्रवाद का काल चल रहा था उस टाइम पे, लड़ाइयाँ चल रही थी, आंदोलन चल रहे थे विभिन्न जगह पे। इनकी राजनीतिक व्यवस्था से तंग आकर के एक तो मजदूर भी रख लेते थे और फिर बाद में उन पर किस प्रकार आगे लुभावन करके मजदूर रख लेना, काम देना और फिर बाद में उनको परेशान करना, ये इनकी आदत बन चुकी थी। इस सब से व्यवस्थाओं से तंग आकर के सभी लोग हर जगह आंदोलन चल रहे थे इनके जगह जगह पर। तो अभी यहाँ पे सामूहिक हित से रूप से औद्योगिक जो लोग थे वो भी संगठित हो गए और उन्होंने आयात शुल्क को बढ़ाने और अन्य रियायतें के लिए सरकार पर दबाव डाला। अब ये लोग भी डियर फ्रेंड्स, जो औद्योगिक समूह थे वो संगठित हो गए और उन्होंने कहा, सरकार के लिए दबाव डाला कि यहाँ पे भी आयात शुल्क लगा दीजिए। मतलब कि यदि कोई हम कहीं से भी चीज़ खरीदते हैं किसी और देश की डियर फ्रेंड्स, तो आयात शुल्क लगाने से क्या होगा? ये शुल्क लगाने से हम कम चीज़ें खरीदेंगे, ठीक है ना। तो 1906 में फिर क्या हुआ? इस आयात शुल्क लग जाने के बाद चीन में भेजे जाने वाले भारतीय धागों की निर्यात में कमी आ गई। अब डियर फ्रेंड्स, ज़्यादा धागा जो चीन में बेच दिया जाता था, उस धागे में बेचने में कमी आ गई, अब कम जाता था। चीनी बाज़ार में चीनी और जापान की मिलों का उत्पाद छा गए। अब डियर फ्रेंड्स, चीनी बाज़ार में क्या हुआ कि यहाँ से कम जाता था, निर्यात कम होता था। अब ज़्यादातर कहाँ से आने लगा? चीन में चीन ही का माल आने लगा और जापान का माल आने लगा, ठीक है ना, जिसके फलस्वरूप भारत में उद्योगपतियों ने धागों की बजाय कपड़ा बनाने लगे। अब डियर फ्रेंड्स, अब इनका धागा वहाँ नहीं बिच रहा था, निर्यात कम हो गया था। तो डियर फ्रेंड्स, क्या हुआ कि अब भारतीय उद्योग अब वो धागा क्यों बनाएंगे जब धागा नहीं बिच रहा? तो डियर फ्रेंड्स, अब क्या बिच रहा है? तो उन्होंने कपड़ा बनाना स्टार्ट कर दिया। 1900 से 1912 में भारत में कपड़े का उत्पादन डियर फ्रेंड्स 2 गुना हो गया। 1900 से 1912 तक, मतलब 12 साल में कपड़ा का इतना ज़्यादा उत्पादन हुआ कि 2 गुना बढ़ गया। जितना भी कपड़ा उत्पादित होता था उससे डबल कपड़ा उत्पादन होने लगा 12 साल में बाद।
सो डियर फ्रेंड्स, अभी हमने क्या देखा 19वीं शताब्दी के मतलब पहले टाइम पे देखा कि किस प्रकार धागा बनाया जाता था पहले कपड़ा मिलों में। फिर बाद में 20वीं शताब्दी आती है, 19वीं शताब्दी के बाद। तो फिर बाद में 20वीं शताब्दी में औद्योगिक विकास मतलब धागा अब नहीं बेचा जाता था, आयात बढ़ा दिया गया, शुल्क लगा दिया गया। तो डियर फ्रेंड्स, कपड़ा का उत्पादन होने लगा। अब देखते हैं डियर फ्रेंड्स, पहले विश्व युद्ध तक औद्योगिक विकास कैसा रहा, धीमा रहा। अब पहला विश्व युद्ध तक कब हुआ था, 1914 से 1919 तक का टाइम माना जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, इस टाइम तक औद्योगिक विकास धीमा रहा और युद्ध ने एक बिल्कुल नई स्थिति पैदा कर दी। अब इस टाइम पे क्या हुआ, एक नई स्थिति पैदा कर दी युद्ध ने। जैसे ही युद्ध हुआ है, इस टाइम पे 1914 से 1919 की बात चल रही है थी। ब्रिटिश कारखाने की सेना की ज़रूरतों का पूरा करने के लिए युद्ध से संबंधित उत्पादन में व्यस्त हो गए। जो ब्रिटिश में कारखाने थे जो कि यहाँ पे बेचते थे, वहाँ से उत्पादन करवा के यहाँ कच्चा माल ले जाते थे। तो डियर फ्रेंड्स, वो कारखाने अब ये ज़रूरतों की चीज़ें ना बना करके अब कौन सी चीज़ें बनाने लगे, वो कारखानों में युद्ध वाली चीज़ें बनाने लगे, हथियार बनाना, सैनिकों के लिए सुरक्षा कवच बनाना, इस प्रकार की चीज़ें का उत्पादन उन्होंने शुरू कर दिया था। वो लोग व्यस्त हो गए थे, इसलिए भारत में मैनचेस्टर का माल का आयात कम हो गया। इसलिए अब वहाँ से माल ज़्यादा नहीं आ पाता था, वो लोग आयात कम हो गया वहाँ का। भारतीय बाजार तो रातों रात एक विशाल बाजार में फैल गया। डियर फ्रेंड्स, जैसे ही ये सब हुआ तो वहाँ से अब ज़्यादा माल नहीं आता था, तो यहाँ की चीज़ें ही यहाँ बेची जाती हैं। तो यही तो हम चाहते थे, है ना। तो बहुत ज़्यादा इसका विकास हुआ, क्योंकि उन्होंने ही रोका था कहीं कहीं मतलब राजनीतिक सत्ता स्थापित करके कहीं ना कहीं अंकुश लगाए हुए थे, नियंत्रण पर था। तो डियर फ्रेंड्स, वो वहाँ भी थी और हम यहाँ भी थी। तो कहीं ना कहीं व्यापार में अब भारी इजाफा हुआ। देखिए, देसी बाजार मिल गया और युद्ध लंबा खिंचा। क्या हुआ, विशाल देसी बाजार मिल गया और यहाँ पे यह है, भारतीय बाजार को रातों रात एक विशाल देसी बाजार मिल गया और युद्ध लंबा खिंचा। क्योंकि देखिए, युद्ध 1914 से लेकर के 1919 तक खिंचा। तो कितना लंबा युद्ध हुआ, ठीक है ना। तो इस लंबे युद्ध के दौरान, तो 5 साल के लंबे युद्ध के दौरान डियर फ्रेंड्स, भारतीय कारखानों में डियर फ्रेंड्स भी लंबा खिंचा। तो भारतीय कारखानों में भी फौज के लिए जूट की बोरियां, फौजियों के लिए वर्दी के कपड़े, टेंट, चमड़े के जूते, घोड़े, खच्चर की जीन तथा बहुत सारे अन्य सामान भी बनने लगे थे। इन नए कारखाने लगाए गए इस दौरान पर। और क्या हुआ कि जैसे ही युद्ध लंबा खिंचा तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ भी उसी चीज़ की मांग होने लगी, क्योंकि यहाँ पे भारत पर उपनिवेशवाद था। भारत एक उपनिवेश था, किसका, ब्रिटेन का, और ब्रिटेन उसमें शामिल था और कहीं ना भारत भी शामिल था, ठीक है ना। तो डियर फ्रेंड्स, इस टाइम पे ज़्यादातर उत्पादन इसी की चीज़ का होने लगा। कारखाने नए नए खुले और वहाँ पे जो युद्ध में लगने वाली चीज़ों का पैकिंग की व्यवस्था, खाने पीने के लिए जो फौजी गए हुए थे, और साथ में खंजर की तलवार चाहिए और जो जो कुछ चाहिए वो सारी चीज़ें यहाँ भी बनने लगी। पुराने कारखानों की नई पालियाँ चलने लगी। बहुत सारे नए मजदूरों को काम पर रखा गया। हर एक को पहले से भी ज़्यादा समय तक काम करना पड़ता था। हर एक इंसान को मतलब कि अब जो पुराने कारखाने थे, तो नए नए फैक्ट्रियाँ खोली गई, नए मजदूर लगाए गए। ऊपर से जो पुराने कारखाने थे उसमें भी अलग अलग नई नई पालियाँ चलने लगी। और डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे नए मजदूरों को काम पर भी रखा गया। हर एक को पहले से ज़्यादा काम करना पड़ता था और युद्ध के दौरान औद्योगिक उत्पादन भी बहुत तेज़ी से बढ़ा। क्योंकि डियर फ्रेंड्स, अब जो यहाँ पे रह रहे हैं मजदूर भी ज़्यादा आ गए हैं, है ना। और बहुत सारे लोग जो मजदूरी कर रहे थे पहले, वो फैक्ट्रियों में जा चुके हैं। तो और साथ में हर फैक्ट्री में औद्योगिक उत्पादन ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि अब देखिए, पहले तो खाने पीने वाली वस्तु ही चाहिए थी, लेकिन अब खाने पीने वाली वस्तुओं की, सिंपल वस्त्रों के साथ साथ अब उनको खंजर चाहिए। खंजर के साथ साथ जैसे लोह उद्योग है तो लोह उद्योग में खंजर चाहिए, बनने लगा। कपड़ा उद्योग है तो अब डियर फ्रेंड्स, सिंपल कपड़ा ना बन करके अब सुरक्षा कवच वाला कपड़ा बनने लगा। और जैसे फूड उद्योग है, खाने वाला उद्योग, पीने वाली चीज़ें बनाई जाती थी, तो पैकिंग की चीज़ें ज़्यादा बनाई जाने लगी। तो इस प्रकार डियर फ्रेंड्स, हमने देखा कि औद्योगिक उत्पादन में बहुत ज़्यादा उत्पादन बहुत तेज़ी से बढ़ा। युद्ध के बाद
की स्थिति देखते हैं। अभी तो युद्ध के टाइम की स्थिति थी। युद्ध के बाद भारतीय बाजार में मैनचेस्टर से पहली वाली हैसियत कभी हासिल नहीं हो पाई। जैसे ही युद्ध खत्म, युद्ध के टाइम पे डियर फ्रेंड्स भारत में बहुत अच्छी स्थिति थी, अच्छा औद्योगिक उत्पादन हुआ, विकास हो रहा था। लेकिन जैसे ही युद्ध का टाइम खत्म होता है, एक प्रकार से बोलना चाहिए युद्ध तो खत्म जल्दी हो तो ज़्यादा सही होता है, विनाश हुआ बहुत सारे देशों का, बहुत सारे देशों में चीज़ों का, है ना, और लोगों का। तो डियर फ्रेंड्स, लेकिन उस समय भारत की स्थिति इसके कारण सुधरी थी, क्योंकि वो ब्रिटेन लोग जो हमको चूस रहे थे, कम से कम वो युद्ध में तो लगे थे, उनका माइंड वहाँ तो लगा था। ठीक है ना, एक प्रकार से, है ना। तो डियर फ्रेंड्स यही लिखा है कि मैनचेस्टर से पहले वाली हैसियत भारतीय बाजार में कभी हासिल नहीं की, जो कि उस टाइम पे की थी। आधुनिकीकरण ना कर पाने और अमेरिकी, जर्मनी और जापान के मुकाबले में कमज़ोर पड़ जाने के कारण ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था भी चरमरा गई। तो डियर फ्रेंड्स ये सब उत्पादन मतलब कि इस युद्ध के कारण जो ब्रिटेन था वो अच्छी तरह से लगा हुआ था लड़ाई में, विश्व युद्ध में डियर फ्रेंड्स। तो इससे क्या हुआ, अमेरिकी और जर्मनी का मुकाबला और जापान का मुकाबला, इन तीनों का मुकाबला वो नहीं कर पाया। और डियर फ्रेंड्स इसके कारण उसकी स्थिति क्या हो गई, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था चरमरा गई और कपास का उत्पादन बहुत कम रह गया। जो बहुत ज़्यादा कपास का उत्पादन चल रहा था, अच्छा व्यवस्था चल रही थी, कहाँ पे, ब्रिटेन में, तो उसका उत्पादन भी बहुत गिर गया। और ब्रिटेन से होने वाले सूती कपड़ों का निर्यात भी ज़बरदस्त गिरावट आई, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त गिरावट आई। आप ही सोचिए ना, क्योंकि हमें तो ये खुशी हुई, कुछ ही कहिए, क्योंकि हमें तो मक्खी जैसे चूसने को लगे ही थे वो लोग, है ना, एक प्रकार से। तो देखिए, उपनिवेशों में विदेशों को हटा करके स्थानीय उद्योगपतियों, घरेलू बाजारों पर कब्जा कर लिया गया और धीरे धीरे अपनी स्थिति को मजबूत बना लिया। तो डियर फ्रेंड्स क्या हुआ, वहाँ पर तो गिरावट आई और जो उपनिवेश विदेशी उत्पादों को हटा करके स्थानीय उद्योगपतियों ने घरेलू बाजारों पर कब्जा कर लिया और धीरे धीरे अपनी स्थिति को ये लोग मजबूत बनाने लगे। डियर फ्रेंड्स, लघु उद्योगों की बहुतायत, लघु उद्योगों की क्या स्थिति थी उस टाइम पे। हालांकि युद्ध के बाद डियर फ्रेंड्स जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध होता है 1914 से 1919 तक खत्म होता है, तो इसके बाद उद्योग फैक्ट्रियों में लगातार इजाफा शुरू हो जाता है। उस टाइम स्थिति खराब थी जब युद्ध चल रहा था, लेकिन जैसे युद्ध खत्म होता है तो मुनाफा शुरू हो जाता है, लेकिन इतना ज़्यादा भी मुनाफा नहीं होता। लेकिन अर्थव्यवस्था में विशाल उद्योगों का हिस्सा बहुत छोटा था कि इतने ज़्यादा उद्योग धंधे नहीं थे कि अर्थव्यवस्था को वो बदल पाए तुरंत। तो देखिए, उनमें से ज़्यादातर 1911 और 1911 में 67% बंगाल और मुंबई में स्थित थे। क्या उद्योग, ज़्यादातर उद्योग कहाँ पे थे, बंगाल और मुंबई में। कितने, 1911 में देखें तो 67% यहीं पर थे, बंगाल और बम्बई मतलब कि हमारा ये महाराष्ट्र। बाकी पूरे देश में छोटे स्तर के उत्पादन पर ही दबदबा रहा, मतलब बाकी जगह छोटे छोटे उद्योग धंधे ही चल रहे थे। पंजीकृत फैक्ट्रियों में कुल औद्योगिक श्रम शक्ति का बहुत छोटा हिस्सा ही काम कर रहा था, जो कि डियर फ्रेंड्स पंजीकृत था। यह संख्या 1911 में 5% थी उद्योग धंधों की, लेकिन 1931 में 10 साल बाद डियर फ्रेंड्स 10% हो चुकी थी। बाकी मजदूर गली मोहल्ले में स्थित छोटे छोटे वर्कशॉप और घरेलू इकाइयों में काम करते थे। तो डियर फ्रेंड्स, उद्योग धंधों, फैक्ट्रियों का जैसे ही युद्ध खत्म होता है तो इजाफा तो हुआ, लेकिन इतनी ज़्यादा फैक्ट्रियाँ नहीं थी, उद्योग धंधे नहीं थे कि वो पूरी अर्थव्यवस्था का बदल सके या फिर उसका प्रभाव अर्थव्यवस्था पर ज़्यादा पड़ सके। 1911 की बात करें तो बम्बई और कहाँ पे, बंगाल में ज़्यादा फैक्ट्रियाँ थी, 67% फैक्ट्रियाँ थी। बाकी जगह छोटी मोटी फैक्ट्रियाँ से उत्पादन होता था। 1911 में डियर फ्रेंड्स 5% ही यह संख्या थी किसकी, फैक्ट्रियों की, उद्योगों की। 1931 में यह 10% थी। बाकी मजदूरों को डियर फ्रेंड्स गली मोहल्ले की छोटी छोटी काम करना पड़ता था, छोटे छोटे वर्कशॉप पर। कुछ मामले में 20वीं सदी के दौरान पर हाथों से होने वाले उत्पादन पर दरअसल इजाफा शुरू हो गया। देखिए, 20वीं सदी में हम देख रहे हैं कि जो छोटे छोटे हाथों से हथकरघा उद्योग लगाए गए थे, उन पर भी इजाफा हुआ था। यह बात हथकरघा क्षेत्रों के बारे में भी सही है, जिसकी हमने चर्चा की थी। सस्ते मशीन निर्मित धागों ने 19वीं सदी में कताई उद्योगों को खत्म कर दिया था। अब देखिए, जो
जो सस्ती सस्ती मशीनें, छोटी छोटी मशीनें निर्मित हो रही थी धागे की, तो 19वीं सदी में कटाई के उद्योगों को खत्म कर दिया था। लेकिन तमाम समस्या के बावजूद बुनकरों को अपना व्यवसाय इस तरह चलते रहे। बहुत सारी समस्याएं थी, फिर भी मशीनें आ गई थी छोटे छोटे, लेकिन बुनकर घरेलू उद्योगों में, लघु उद्योगों में लगे रहे। 20वीं सदी में हथकरघा से बने कपड़े का उत्पादन लगातार सुधार हुआ। 1900 से 1940 के बीच यह 3 गुना हो चुका था। यह हथकरघा में जो उत्पादन हो रहा था, जैसे ही 20वीं शताब्दी आती है, 19वीं शताब्दी से 1940 तक, मतलब ये 40 सालों में लगभग 3 गुना डियर फ्रेंड्स कपड़े का उत्पादन बढ़ गया। 1900 से 1940 मतलब कि टोटल 40 साल में 3 गुना उत्पादन बढ़ गया, जितना कि पहले था। सोचिए, हथकरघा कपड़े का उत्पादन करते रहते थे, हाथ से बने हुए कपड़े, है ना, और उद्योगों में ऐसा था। तो डियर फ्रेंड्स, ये 3 गुना पहले इतने जल्दी 40 साल में कैसे बढ़ गया, हम इसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि उद्योग धंधे तो पहले से चले आ रहे थे, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि 3 गुना बढ़ गया ओनली 40 साल में। तो देखिए, इसके पीछे आंशिक रूप से तकनीकी बदलाव का हाथ था। अगर लागत जब इतना ज़्यादा जो वृद्धि हुई, 3 गुना कपड़ा का उत्पादन बढ़ गया और लघु उद्योगों में डियर फ्रेंड्स, तो इसका कारण क्या था? तकनीकी बदलाव था, तकनीकी सुधार हो रहे थे। मतलब कि अगर मजदूर लोग सोच रहे थे, ये बुनकर हाथ करघा लोग सोच रहे थे डियर फ्रेंड्स कि अगर लागत का बहुत ज़्यादा इजाफा ना हो, मतलब लागत ज़्यादा ना लगे, ठीक है ना, लागत में ज़्यादा वृद्धि ना हो और उत्पादन बढ़ सकता हो, तो हाथ से काम करने वालों को नई तकनीकी को अपनाने में कोई परेशानी नहीं होती थी। वो लोग सोच रहे थे, जब डियर फ्रेंड लागत ज़्यादा नहीं लग रही है और उत्पादन ज़्यादा हो रहा है, तो हम क्यों ना तकनीकी को अपना लें, और उन्होंने कुछ ऐसा ही किया। इसलिए 20वीं सदी के दूसरे दशक आते आते हम ऐसे बुनकरों को देखते हैं जो कि फ्लाई शटल वाले करघों का इस्तेमाल करते थे। इसीलिए ये लोग फ्लाई शटल वाले करघे का इस्तेमाल करने लगे थे। इससे कामगारों का उत्पादन क्षमता बढ़ गई, मतलब जल्दी से काम होने लगा तो उत्पादन क्षमता तो बढ़ेगी, और श्रम की मांग में कमी आई। अब ज़्यादा इन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ती थी और काम ज़्यादा होता था। 1941 तक भारत में 35% से ज़्यादा हथकरघों फ्लाई शटल का होते थे। 35% से ज़्यादा फ्लाई शटल होते थे, हाथ से जो कटाई का काम करते थे, ठीक है ना। और त्रावणकोर और मद्रास, मैसूर, कोचीन, बंगाल आदि क्षेत्रों में ऐसे हथकरघे 70 से 80% तक थे। इसके अलावा कई छोटे छोटे सुधार किए गए, जिससे बुनकरों की अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने और मिलों का मुकाबला करने में मदद मिली, ठीक है। इससे, क्योंकि ये तकनीक के कारण फ्लाई शटल का उपयोग करने लगे थे, तो इनको डियर फ्रेंड्स कुछ हौसला मिला, श्रम कम लगता था अब इनका और उत्पादन ज़्यादा होने लगा था। और मिलों के साथ प्रतिस्पर्धा का मुकाबला कर पाने के मामले में कुछ बुनकर और बेहतर स्थिति में आ गए थे। मतलब डियर फ्रेंड्स, अब ये मिलों का भी एक प्रकार से मुकाबला की होड़ में लगे हुए थे। होड़ भी स्पर्धा के कारण इन जितने ही अपन देखिए करना चाहिए ना, तो स्पर्धा करना कोई गलत बात नहीं है। कंपटीशन के कारण ही हम देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें सुधर जाती हैं। हम एक दूसरे की होड़ में क्या करने लगते हैं, हमारा ही, यदि होड़ डियर फ्रेंड्स दुश्मनी की ना हो और होड़ यदि प्रगति की हो, तो करनी जरूरी है, करनी ही चाहिए, इससे प्रगति ज़्यादा होती है। जैसे यदि हमने देखा कि हमारा बगल वाला भाई बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहा है, हमें भी होड़ लग जाएगी, नहीं भाई हमको इसको हराना है, और हमें लग जाए, उसको लगेगा नहीं ये हमसे आगे ना हो पाए। तो इसी स्थिति में कंपटीशन के कारण कभी कभी बहुत ज़्यादा, इस मुकाबले के कारण बहुत ज़्यादा आगे लोग बढ़ जाते हैं। यही स्थिति थी जो प्रतिस्पर्धा करने वाले बुनकरों की स्थिति बहुत अच्छी हो गई थी। बुनकरों से कुछ मोटा कपड़ा बनाते थे। देखिए, बुनकरों में से कुछ मोटा कपड़ा बनाते थे, जबकि कुछ बुनकर क्या करते थे, महीन किस्म का कपड़ा बनते थे। मोटे कपड़े का मुख्य रूप से गरीब ही खरीदते थे। जो मोटा कपड़ा होता था वो मुख्य रूप से जो गरीब लोग थे वो खरीद लेते थे। उसकी मांग पर भारी उतार चढ़ाव आते थे। मतलब मोटे कपड़ा है तो भी डियर फ्रेंड्स उनको सस्ता मिल जाता था, और पतला कपड़ा है, महीन कपड़े का जो कपड़ा बनता था धागों का, तो वो महंगा मिलता था। तो इसकी कीमत पर उतार चढ़ाव थे, है ना। तो मतलब वो महंगा मिलेगा, वो सस्ता मिलेगा।
तो डियर फ्रेंड्स, खराब फसल और अकाल के समय तक ग्रामीण गरीब के पास में खाने को जब कुछ नहीं था और नगद आय के साधन खत्म हो चुके थे, तो वे कपड़ा नहीं खरीद सकते थे। इस ऐसी स्थिति में वो डियर फ्रेंड्स अच्छे कपड़े तो नहीं खरीद सकते थे और बेहतर किस्म के कपड़े की मांग खाते पीते तबके ही लोग करते थे। ठीक है ना। जब स्थिति ज़्यादा गड़बड़ा गई, अकाल पड़ गया, खाने के दो दो पड़े थे, तो उस टाइम पे ये लोग कपड़ा तो नहीं देख सकते ना कि हमें नहीं पतले किस्म का कपड़ा चाहिए, अच्छा महीन धागे का कपड़ा चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स, ये लोग उसी कपड़े पर ही अपना काम चलाते थे, मोटे कपड़े खरीद लेते थे। लेकिन जो बेहतर तबके के लोग थे, जो उनकी स्थिति अच्छी थी, तो वो खाते पीते वाले लोग अच्छा ही कपड़ा खरीदते थे, उससे उतार चढ़ाव कम आते थे। जब गरीब भूखे मर रहे थे डियर, उनमें उतार चढ़ाव कम आते थे। ठीक है ना। वो आसानी, यदि वो गरीब जो बड़े हैं, तो हम देखते हैं ना अभी बड़े बड़े होते जाते हैं गरीब गरीब, कहीं ना कहीं शोषण के कारण, है ना। तो यही स्थिति उस टाइम पे थी। अब तो बहुत अच्छी है। उस टाइम पे तो आप समझ ही सकते हैं, गुलाम था हमारा भारत, है ना। हर चीज़ पर प्रतिबंध लगाना। अमीर यह कपड़ा खरीद सकते थे और अकाल में बनारसी बलुचरी कपड़े साड़ियों की बिक्री पर असर भी नहीं पड़ता था। तो मतलब कि जो अच्छे कपड़े हैं, इन पर असर नहीं पड़ता था, उतार चढ़ाव नहीं होता था, क्योंकि आसानी से खरीद लेते थे। वैसे भी जैसा कि आप देख चुके हैं कि मिल विशेष प्रकार की बुनाई की नकल नहीं कर सकते थे। जो मिल थे डियर फ्रेंड्स, वो ऐसा तो नहीं है कि अलग अलग प्रकार के कपड़ा बना सकें। अब मिल है डियर फ्रेंड, मशीन है, वो एक ही कपड़ा बनाती थी। ठीक है ना। बुने हुए बॉर्डर वाली साड़ियाँ और मद्रास की प्रसिद्ध लुंगियों की जगह ले लेना मिलों के लिए आसान नहीं था। इसलिए डियर फ्रेंड्स, जो उद्योग धंधे, लघु उद्योग थे, वो भी अच्छे से चल रहे थे उस टाइम पे। कुछ तो ठीक चल रहे थे। क्योंकि मिलों पर काम तो हो रहा था, लेकिन मिल डियर फ्रेंड्स एक ही डिजाइन बनाती है ना। कोई अलग से उसमें क्रिएटिविटी तो हो नहीं सकती। तो इसीलिए जो मद्रास में जो लुंगियाँ बनाई जाती थी, साड़ियाँ बनाई जाती थी डियर फ्रेंड्स, तो उसकी जगह ये लोग नहीं ले पाते थे मिल लोग, क्योंकि हर एक इंसान बनाता है, उसके माइंड में क्रिएटिविटी चलती है, कुछ में कुछ कर दिया, कुछ में कुछ अलग डिजाइन निकाल दिया, तो उनकी तो अलग ही प्रसिद्धि होगी ना। तो डियर फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि 20वीं शताब्दी में उत्पादन बढ़ते जा रहे थे तो बुनकर और अन्य दस्तकार हमेशा के लिए उन्हें फ़ायदा ही हो रहा था। उनकी ज़िंदगी डियर फ्रेंड्स अभी भी बहुत कठोर थी। ऐसा नहीं है कि उनकी साड़ियाँ बिक रही थी, उनकी लुंगियाँ बिक रही थी, क्योंकि वो मशीन नहीं थी, वो अलग अलग अपने हाथों से बनाते थे, थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी करते थे। लेकिन अभी भी उनकी डियर फ्रेंड्स बहुत कठोर ज़िंदगी थी। उन्हें दिन रात काम करना पड़ता था इस कार्य के लिए। अक्सर पूरा परिवार, बच्चे, बूढ़े, औरतें, उत्पादन के किसी न किसी काम पे में हाथ उनका बढ़ता था। लेकिन ये फैक्ट्रियों के युग के अतीत के समय अवशेष भर नहीं था। उनका जीवन श्रम औद्योगिकरण की प्रक्रिया में अभिन्न अंग थे। डियर फ्रेंड्स, तो फैक्ट्रियों और युग के अतीत के अवशेष भर भी नहीं था ये काम। इतना दिन रात वो लोग लगे रहते थे मेहनत में, लेकिन जो फैक्ट्रियों में उत्पादन हो जाएगा जितना, क्या इनका हो पाएगा? नहीं। उनका जीवन श्रम औद्योगिकरण की प्रक्रिया का अभिन्न अंग वो लोग बन चुके थे। देखिए पंजाब क्या है। भारत में बड़े पैमाने पर उद्योगों के इलाके 1931 के हैं, जो कि चित्र में बने गोले विभिन्न क्षेत्रों में उद्योगों का आकार की ओर इंगित करते हैं। डियर फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो आपको चित्र इमेज मैप दिखाई दे रहा है, ये जो गोले लगे हैं, ये उद्योगों को इंगित करते हैं। देखिए, ये बंगाल में लगा हुआ था, बिहार में, ये है बम्बई महाराष्ट्र में जो पड़ती है ना, और मद्रास ये है जो कि अभी हम देखते हैं, हाँ मद्रास, ये आंध्र प्रदेश तमिलनाडु वाला इलाका। पंजाब यहाँ पे था। संयुक्त प्रांत, ये था संयुक्त प्रांत, आप देख सकते हैं। इसका थोड़ी बहुत ये यूपी, मध्य प्रदेश और ये बिहार, इस साइड का इलाका पूरा लग जाता था। इसके बाद देखिए वस्तुओं के लिए बाजार। अब जो वस्तुएं बन रही हैं, इतना सारा उत्पादन देख लिया, इतने सारे मजदूर लगे हुए हैं, तो ये बिकता कहाँ था? चलिए, कैसे बिकता था? जो नई नई चीज़ें बनाई जाती हैं, लोगों को विश्वास कैसे होता था? चलिए इनके बारे में जिक्र करते हैं। तो देखिए तो डियर फ्रेंड्स, हम देख चुके हैं कि किस तरह ब्रिटिश निर्माताओं ने भारतीय बाजार पर कब्जे के लिए प्रयास किया था। हमने अभी ऊपर पढ़ा है डियर फ्रेंड्स की
जो ब्रिटेन के लोग थे, जो भारतीय बाजार को एक प्रकार से नियंत्रण में रखना चाहते थे। यहाँ के मतलब कि मजदूरों को लगा दिया था, हमने ये पढ़ा था कि वो लोग दूसरों को नहीं बेच सकते थे, गुमास्ता लगा दिए थे, जॉबर वगैरह लगा दिए थे, है ना, कि जिससे वो नियंत्रण में लेना चाहते थे, खुद बेचना चाहते थे, कर्ज देते थे, फिर बाद में ना बन पाने पर माल उनको मारा पीटा जाता था। कुछ इस प्रकार की कड़ी सजाओं के बारे में भी पढ़ा हमने। तो देखिए, भारतीय बाजार में कब्जे का प्रयास कर रहे थे और किस तरह से भारतीय बुनकरों और दस्तकारों, व्यापारियों, उद्योगपतियों और औपनिवेशिक नियंत्रणों का विरोध किया गया था। आयात शुल्क सुरक्षा के लिए मांग बढ़ाई गई, अपने लिए जगह जगह बनाई और अपने माल बाजार में फैलाने का प्रयास कर रहे थे ये डियर फ्रेंड्स ब्रिटिश निर्माता करता, ठीक है ना। जब गैस नई चीज़ें बनती हैं तो लोग उन्हें खरीदने के लिए प्रेरित भी करना पड़ता है। कोई अब नई चीज़ बनाते हैं, उनको लोगों को बारे में पता नहीं है, लोगों को उस चीज़ के बारे में, तो उन्हें किस प्रकार प्रेरित करेंगे, क्या करेंगे, इनके बारे में देखेंगे। प्रेरित करना पड़ता है। लोगों को लगना चाहिए कि उन्हें उस उत्पाद की ज़रूरत है। इसके लिए क्या किया गया, क्या किया जाए, इसके लिए क्या हो, तो कुछ ना कुछ तो उन्होंने क्रिएटिविटी बढ़ाई होगी, कुछ ना कुछ तो उन्होंने दिखाया होगा, उन्होंने सोचा होगा साइकोलॉजी किसका इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा तो कि हमारी चीज़ों को बेचने के लिए, तो उन्हें प्रेरित करना पड़ता था। देखिए, नए उपभोक्ताओं पैदा करने का एक तरीका विज्ञापनों का है। जैसा कि आप जानते हैं डियर फ्रेंड्स, जो नई नई चीज़ें बनती हैं तो उसके विज्ञापन दिए जाते हैं। मतलब कि डियर फ्रेंड्स प्रचार प्रसार किया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है। जैसे कि बता दिया जाता है कि फेयर लवली से लोग गोरे होते हैं, है ना, और विभिन्न प्रकार के क्रीमों का या फिर विभिन्न चीज़ों का, इससे ऐसा लगता है, ऐसे ऐसा होता है, ये होता है, इस चीज़ों की गुणवत्ता बता दी जाती है। तो विभिन्न प्रकार के झूठे सही विज्ञापन किए जाते हैं, है ना। भले वो चीज़ डियर फ्रेंड्स 5 रुपए की हो और थोड़ा बहुत वो कर रही हो, फ़ायदा करे, लेकिन बता दिया जाता है 50-100 रुपये बराबर फ़ायदा करेगी, है ना। इतनी सी चीज़ 5 रुपये की फेयर लवली के लिए बोल दिया जाता है गोरा कर देगी आपको। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि विज्ञापन विभिन्न उत्पादकों की ज़रूरत और वांछनीय बना लेते हैं। जो विज्ञापन, ठीक है ना, वो ज़रूर तो बना लेते हैं कि नहीं सबको ज़रूरी है, आप एक बार ख़रीद लीजिए। जहाँ एक बार लोग ख़रीद लेते हैं तो फिर वो हमारी ज़रूरत बन जाती है, दूसरी बार भी हम उसे ख़रीदना चाहते हैं, यूज में लाना चाहते हैं, ठीक है ना। लोगों की सोच बदल देते हैं और नई ज़रूरतों को पैदा करना चाहते हैं। इसी प्रकार डियर फ्रेंड, पहले चाय तो हमारे भारत में नहीं पीती थी, लेकिन आज देखते हैं हम जगह जगह हर एक घर में डियर फ्रेंड, कोई कहीं जाता है चाय पहले लेके आते हैं कि नहीं जाते हैं। तो ये ज़रूरत बनाई गई है, ये थी तो नहीं, है ना। तो विज्ञापन के तहत और कुछ चीज़ों को एक बार इसकी आदत लग जाती है तो दूसरी बार इंसान ऑटोमेटिकली उस चीज़ की ज़रूरत बन गई तो वो खरीदेगा ही। तो इस प्रकार था कुछ। आज ऐसी दुनिया में जहाँ चारों तरफ डियर फ्रेंड विज्ञापन छाए हुए हैं, हम अखबारों में देखें, पत्रिकाओं में देखें, होर्डिंग, दीवार और टेलीविज़न पर्दे पर सब जगह विज्ञापन कहीं ना कहीं चीज़ के आपको मिल ही जाते हैं। टीवी में देखें, ऐसा कहीं हम देखते हैं फेयर लवली का, तो कहीं बोरोप्लस का, तो कहीं कुछ का, निरमा डिटर्जेंट वगैरह, हर कुछ का चाहे जिसका विज्ञापन लगा ही रहता है। लेकिन डियर फ्रेंड्स, अगर हम इतिहास में पीछे मुड़कर देखें तो पता चलता है कि औद्योगिकीकरण की शुरुआत से ही विज्ञापन विभिन्न औद्योगिक उत्पादों को बाजार में फैलाने और नई उपभोक्ताओं संस्कृति की रचने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। तो डियर फ्रेंड्स, ये विज्ञापन आज से नहीं चले आ रहे हैं, औद्योगिक टाइम से चल रहे हैं। विभिन्न चीज़ों के बारे में बताया जाता था। आज जब तो ये सब चीज़ें हमारी इतनी ज़्यादा रफ्तार से बढ़ी और डियर फ्रेंड्स आज हमारी ज़रूरत बन। देखिए, जब मैनचेस्टर के उद्योगपतियों ने भारत में कपड़ा बेचना शुरू किया तो वे कपड़े के बंडल पर लेबल लगा देते थे। उस टाइम की बात चल रही है जब औद्योगिकीकरण बढ़ा, जब डियर फ्रेंड्स उद्योगपति ब्रिटेन से कपड़ा ला करके भारत में बेचते थे, या फिर तो उद्योगपति लोग क्या करते थे, जो कपड़ा का बंडल होता था ना, उस पर एक लेबल लगा दिया जाता था। लेबल क्या होता है? लेबल का फ़ायदा यह होता था कि खरीदार को कंपनी का नाम उसमें लिखा होता था, नाम और उत्पादन की जगह
जगह पता चल जाती थी, जिससे लोग उससे अनुमान लगा लेते थे उसकी गुणवत्ता का कि ये वहाँ का बना है तो ये अच्छा ही होगा या कैसा होगा। गुणवत्ता का ये प्रतीक था। जब किसी लेबल पर मोटे अक्षर पर मेड इन मैनचेस्टर लिखा दिखाई देता था तो खरीदार कपड़ा खरीदने से किसी तरह खरीद नहीं डरते थे। वो सोचते थे कपड़े की अच्छी गुणवत्ता होती थी। इस प्रकार के डियर फ्रेंड्स लेबल लगा दिए जाते थे। आप देख सकते हैं ये मैनचेस्टर के लेबल 20वीं शताब्दी में प्रारंभ हुए थे, जब उस टाइम के हैं। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे हम पढ़े लेते हैं। आयतित कपड़ों के लेबल पर असंख्य भारतीय देवी देवता, कार्तिक, लक्ष्मी, सरस्वती के चित्र बना दिए जाते थे, जिससे संबंधित वस्तुओं की गुणवत्ता को दर्शाया जाता था। एक तो यहाँ पे चित्रों में आपने देखा कि विभिन्न देवी देवताओं के चित्र बना देते थे, जिससे लोगों को विश्वास हो जाता था कि इसमें देवी देवता बने हैं तो मतलब ये चीज़ अच्छी ही होगी। उसकी गुणवत्ता का अनुमान इससे लगा लिया जाता था। अभी भी तो कुछ ऐसा ही होता है ना। जैसे राजनेता लोग बहुत से क्या होते हैं, कोई बाबा लोग खड़े हो जाएं, कोई दाता धर्मात्मा जो सन्यासी लोग बनकर के कुछ राजनीति में खड़े हो जाते हैं तो लोग ऐसे वोट देते हैं उसको कि नहीं ये तो धर्म वाला ही होगा और अच्छा ही होगा, भले ही वो इंसान ढोंग करे। हर कोई नहीं होता ऐसा, लेकिन कुछ कुछ लोग फ़ायदा भी उठा लेते हैं इसका। देखिए ये तो पुराने टाइम से चला आता है। रावण ने भी सीता का हरण कुछ इस प्रकार ही किया था, है ना, सन्यासी बन करके। मैनचेस्टर के लेबल पर इसलिए जल्दी विश्वास किसी पर नहीं करना चाहिए, अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए। वो दिखने में कुछ और होते हैं लोग कभी कभी और हकीकत में कुछ और होते हैं। मैनचेस्टर के लेबल पर महाराणा प्रताप, महाराणा रणजीत सिंह का चित्र, उत्पाद के प्रति सम्मान करने और ऐतिहासिक व्यक्तित्व का इस्तेमाल किया गया है। तो देखिए यहाँ पे महाराणा प्रताप का चिन्ह है, यहाँ देवी देवताओं की फोटो है। ये इस प्रकार के लेबल में चित्र लगा दिए जाते थे। चलिए आगे देखते हैं। लेबल पर सिर्फ शब्द और अक्षर ही नहीं होते थे। जो लेबल बनाते थे डियर फ्रेंड्स, उसमें शब्द अक्षर नहीं होते थे, बल्कि उन तस्वीर पर भी होती थी, तस्वीरें भी होती थी। एक तो उसकी जगह लिख दी जाती थी कहाँ बना है, और मैनचेस्टर बता दिया जाता था जहाँ का जो कुछ हो तो, और तस्वीरें लगा दी जाती थी, बनी होती थी, जो अक्सर बहुत सुंदर होती थी। अगर हम पुराने लेवल को देखें तो उनके निर्माता की सोच, उनके हिसाब किताब और लोगों को आकर्षित करने उनको तरीका का अंदाज़ा लगा सकते हैं। डियर फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार के लेवल होते थे, तो उनकी वहाँ की सोच के डिपेंड पर होते थे। ठीक है ना, कि कहाँ पे कौन से देवी देवता की पूजा होती है, वो उसी की ज़्यादातर चित्र लगा देना, है ना, जिससे कि अच्छे से बिक सके, उनका माल सप्लाई हो सके। तो इन लेबलों पर भारतीय देवी देवताओं की तस्वीरें प्राय होती थीं। देवी देवताओं की तस्वीरें बाहने निर्माता ये दिखने की कोशिश करते थे कि ईश्वर भी चाहता है कि लोग उनकी चीज़ें खरीदें। डियर फ्रेंड्स कुछ इसलिए वो चित्र लगाते थे। देखिए उनकी सोचने की शक्ति कि चित्र लगा देते थे देवी देवताओं की, जिससे कि लोग समझें कि हमारे भगवान चाहते हैं कि हम ये चीज़ खरीद लें, हमारे इसमें भगवान बने हैं भैया, हम तो लेंगे। कृष्ण और सरस्वती की तस्वीरों का भी फ़ायदा होता था। तस्वीरों को लगा दिया जाता था जिससे ये फ़ायदा होता था। विदेशी में बनी चीज़ें जो भारतीयों में जानी पहचानी सी लगने लगती थी। डियर फ्रेंड जो विदेशी चीज़ें बन के आई हैं वहाँ पे तो इस भगवान की पूजा भी नहीं की जाती है, लेकिन इस भगवान की तस्वीर लगाई जाती थी जिससे कि लोग इन चीज़ों को खरीदें और वो फ़ायदा उठा सकें। मतलब उन्होंने भावनाओं के साथ में भी खेलने से नहीं रुके, अच्छी तरह से खेला है उन्होंने हम लोगों के साथ में। देखिए 19वीं सदी के आखिर में निर्माता उत्पाद को बेचने के लिए कैलेंडर छपवाने लगे। जो 19वीं सदी के लास्ट में हम देखते हैं तो वो लोग क्या करने लगे, जो अपने सामान का उत्पादन किया है उनको बेचने के लिए वो सीधे कैलेंडर ही छपवाने लगे। अखबारों पत्रिकाओं में को तो पढ़े लिखे लोग ही समझ सकते थे, लेकिन कैलेंडर को उनको भी समझ में आ जाता था जो पढ़ नहीं सकते थे। जैसे उनके चित्र के द्वारा चाय की दुकान और दफ्तरों, मध्यम वर्गीय घरों में कैलेंडर लटके रहते थे। डियर फ्रेंड्स वो लोग कैलेंडर छपवाने लगे जिससे कि सभी लोगों को पता चले, क्योंकि अखबारों में यदि वो विज्ञापन देते हैं तो कुछ लोग तो पढ़ते ही नहीं पाते थे, अनपढ़ थे ना,
है ना। तो डियर फ्रेंड्स, तो इसलिए उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, कैलेंडर छपवाना स्टार्ट कर दिया। बहुत से घरों में दे देते थे, जिससे कि उनके घर में अक्सर ये देखे गए हैं कैलेंडर लटके रहते थे। इन कैलेंडरों में नए उत्पाद को बेचने के लिए देवताओं की तस्वीर होती थी। देवताओं की तस्वीरों की तरह महत्वपूर्ण व्यक्ति, सम्राट, नवाबों, विज्ञापनों और कैलेंडर में खूब इस्तेमाल होती थी। डियर फ्रेंड्स, भगवान की तस्वीर तो यूज करते ही थे, लेकिन जो क्रांतिकारी है, जो मतलब राष्ट्र से प्रेम करते हैं, तो अक्सर उनमें कुछ नवाबों की देशभक्ति वाली तस्वीरें भी लगा दी जाती थी। देशभक्ति वाली ऐसी मतलब कि जो पहले प्रसिद्ध हमारे राजा हुए, अकबर हुए, कहीं कोई, तो इस प्रकार की तस्वीरें भी लगा दी जाती थी, इस्तेमाल कर दी जाती थी। इनका संदेश अक्सर यह होता था कि अगर आप इस शाही व्यक्ति का सम्मान करते हैं तो उस उत्पाद को सम्मान कीजिए। उस मतलब इनका सीधे सीधे सिंपल ये लोग ये कहते थे कि यदि आप इस भगवान को मानते हैं तो इसका सम्मान खरीदिए, यदि इस व्यक्ति को मानते हैं तो इसका सम्मान खरीदिए, तब तो उसका सम्मान हुआ ना भाई। मतलब बहुत साइकोलॉजिकल माइंडेड साइकोलॉजी उसकी छानबीन कर ली जाती थी उस एरिया की, किस भगवान को कहाँ पे माना जाता है, किसका वर्चस्व ज़्यादा है। तो डियर फ्रेंड्स, यह शाही निर्देश बनाया गया, उनकी गुणवत्ता पर सवाल खड़ा नहीं किया जा सकता था। और डियर फ्रेंड्स, इससे ये भी निर्देश मिल जाता था कि उनकी गुणवत्ता को कोई हाथ नहीं उठाएगा, उंगली नहीं उठाएगा। क्यों? क्योंकि ये भगवान पर उंगली कौन उठाता है भाई, है ना। वो तो भगवान होते हैं। कुछ ऐसा ही इनकी साइकोलॉजिकल स्थिति थी, वो लोग ये मानते थे। देखिए, भारतीय निर्माताओं ने विज्ञापन बनाए तो उनमें राष्ट्रवादी संदेश साफ दिखाई देता है। उनका आशय यह था कि अगर आप राष्ट्र की परवाह करते हैं तो उन चीज़ों को खरीदिए। तो कहीं ना कहीं बात वहीं जाती है कि इन चीज़ों को खरीदिए आप, क्यों? यदि आप इस चीज़ को मानते हैं तो, है ना। यदि आप राष्ट्र से प्रेम करते हैं तो राष्ट्र की चीज़ों वाली कुछ संकेत बना दिए। अब इनका आप सम्मान करते हैं तो भाई खरीदिए ना चीज़ें, है ना। तो ये विज्ञापन स्वदेशी राष्ट्रवादियों के संदेश के वाहक बन चुके थे। इस प्रकार के विज्ञापन देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पे विष्णु भगवान का चित्र लगा दिया, ये डिटर्जेंट वाला था। देखिए, भगवान विष्णु का सनलाइट साबुन का कैलेंडर है ये, है ना। इस साबुन के कैलेंडर में क्या कर दिया, शॉप है ये, जिसमें भगवान विष्णु का और देवियों का, गरुड़ का चित्र बना दिया। इसी प्रकार आप यहाँ पे देख रहे हैं ये मिल में बने कपड़े का लेबल है। देखिए कितने अच्छे से कपड़े ली हुई हैं, माता हैं और भारत की माता हैं। तो इस प्रकार ये खरीदने का इनका अच्छा लुभावनापन तरीका था विज्ञापन करने का। देखिए, निष्कर्ष अपन देखते हैं। इससे जाहिर है कि पढ़ने के लिए बड़ा कर लें थोड़ा सा। निष्कर्ष ये निकल के आता है कि इससे जाहिर है कि उद्योगों में बड़े बड़े प्रौद्योगिकी बदलाव आए, फैक्ट्रियों का उदय हुआ, नई औद्योगिक श्रम शक्ति का अस्तित्व में आई। लेकिन जैसा कि आपने देखा कि इस युग में हाथों से बनने वाली चीज़ें, छोटे पैमाने का उत्पादन भी औद्योगिक भूदृश्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अभी भी बना हुआ था। जब हमने यही देखा, विभिन्न उद्योग, कंपनियां और मशीनों का निर्माण हुआ, लेकिन डियर फ्रेंड्स, हाथों की जगह नहीं ली थी, अभी भी कुछ ना कुछ हिस्सा बना हुआ था, है ना। आई होप आपको ये लेसन क्लियर हो गया होगा। कैसा लगा औद्योगिकरण का युग? हमने देखा डियर फ्रेंड्स, ये तो विश्व में देखा कि कहाँ से अंतर्राष्ट्रीय लेवल से, मतलब ब्रिटेन और यूरोप से स्टार्टिंग हुई औद्योगिकरण। ज़्यादातर पहले यही करते थे, फिर अमेरिका, फिर भारत में उपनिवेशवादों में किस प्रकार फैली, कैसी प्रॉब्लम आई, सबके बारे में हमने डिटेल से बात की। आई होप ये लेसन क्लियर हो गया होगा। सो डियर फ्रेंड्स, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। सेल्फ स्टडी बेस्ट स्टडी। थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।